नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं दोस्तों। एक चाणक्य विद्यापीठ पे आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज का जो सेशन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, डेली इसी प्रकार से सेशन रहेगा और ये सेशन आपके जीके से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें कंप्लीट जीके के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ये आपके PYQ क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम्स में आ चुके दोस्तों। आगामी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जिस पेपर की आप तैयारी करो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीरीज आपके कम से कम भी 1 महीना सीरीज चलेगी। तो मैं अभी से आपको बोलता हूं कि टाइम फिक्स कर लो, डेली इसी टाइम पर आप इसको लाइव लगाइए सेशन को, पेन कॉपी साथ रखें दोस्तों। अगर आपने 5000 क्वेश्चन आपने जीके के क्वेश्चन कर लिए तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में और भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे, जैसे आपके एसएससी हो जाए, रेलवे हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली दोस्तों। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है, क्योंकि जितनी भी आपको पीडीएफ मिलेगी, सॉल्विंग पीडीएफ मिलेगी या और भी आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह, वह आपको एप्लीकेशन पे दिए जाएंगे। एप्लीकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके एक चाणक्य आपको सर्च करना है। आपको एक चाणक्य यानी कि एक चाणक्य में कोई भी स्पेस नहीं देना, टाइप करना है और फिर सबसे ऊपर जो लोगो आएगा वही आपका एक चाणक्य आपका लोगो होगा दोस्तों। तो इस सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डेली इसी टाइम आप क्लास में पहुंचे। डेली आपकी क्लास इसी प्रकार आएगी, धमाकेदार आपके 5000 की सीरीज। और ये 5000 आपने क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, तो मैं दावा देता हूं जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, बटे के बटे आपके नंबर जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम करंट के क्वेश्चन को देखेंगे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को देखेंगे, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को देखेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटिकल के क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि आपका एक प्रकार का, आप जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल स्टडी, यानी कि सामान्य अध्ययन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कई विद्यार्थी सोचेंगे सर कंप्यूटर के क्वेश्चन, देखो कई भर्तियों में क्या होता है, जो जीके सीधा एक पोर्शन बोलता है कि जीके के क्वेश्चन, तो जीके के बोल दिया ना तो उसमें आपको कंप्यूटर भी दे सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड दे सकता है, स्टैटिक जीके। आज का ट्रेंड क्या चला हुआ है, स्टैटिक जीके आपसे पूछ लेते हैं। जैसे आपसे सीधा क्वेश्चन आया कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। चाहे इस क्वेश्चन को आप इकोनॉमिक्स पे ले जा सकते हो दोस्तों। जैसे आपसे बोल देगा कि हरित क्रांति का पिता कौन था, अभी स्टैटिक को जीके का क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का दोनों से। जैसे आपसे बोल देगा कि पंचवर्षीय योजना, स्टैटिक जीके बना दो, इकोनॉमिक्स बना दो। अब जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, अभी स्टैटिक भी बन गया और पॉलिटिकल में हम जब इसको प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार आपके पढ़ेंगे, भाग संख्या 5 पढ़ेंगे तो वहां पे पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार के सेशन को आप लेने के लिए डेली इसी टाइम पर आप लाइव आइए दोस्तों और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई साहब। आगे बहुत ही धमाकेदार सीरीज है, जीके जीएस टॉप 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन। और आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से पढ़ना है, कॉपी पेन साथ रखना दोस्तों। पर्सन में क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान से देखिए। पर्सन बोलता क्या है भाई साहब, ये देखिए। पर्सन ने कहा है कि करुड़ चड़ोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों, लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से या कार रेसिंग से। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। हाँ, वॉइस आ रही है, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, फटाफट से आप कमेंट करके बता सकते हो इस क्वेश्चन में राइट उत्तर क्या है दोस्तों। करोड़ हाँ, चड़ोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस। आपने सुना होगा सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा का जो संबंध है दोस्तों वो लॉन टेनिस से। सानिया नेहवाल का जो संबंध है दोस्तों वह बैडमिंटन से। बैडमिंटन में एक पक्ष में एक और दो प्लेयर होते हैं, जबकि लॉन टेनिस में भी एक या दो प्लेयर होते हैं दोस्तों। लॉन टेनिस के परिसर को हम क्या बोलते हैं, कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट। लेकिन बैडमिंटन के परिसर को भी क्या बुलाता है, कोर्ट बोलते हैं। लेकिन एक खेल होता है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस टक 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 टक, जो टेबल टेनिस को जहां खेला जाता है ना दोस्तों उसे बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोर्ड कहा जाता है। लेकिन इसने पूछा क्या है, करुड़ का जो संबंध है दोस्तों ये कार रेसिंग से पर्सन है, यानी कि कार रेसिंग से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन संख्या 4 आपका राइट रहेगा दोस्तों। तो बहुत ही धमाकेदार सेशन रहेंगे डेली इसी प्रकार। बस आपसे निवेदन है सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है ना। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके पेपर में फंसने वाले पर्सन है ये। अगले पर्सन को देखिए, अगले पर्सन में क्या दिया गया है, हाँ,
कैची कप किस खेल से संबंधित है? कैची कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से या फुटबॉल से? कैची कप का संबंध किस खेल से दोस्तों? आपने सुना होगा कि सर फुटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, वहीं से आपसे पूछ लेगा हॉकी में भी कितने होते हैं? 11। क्रिकेट की भी अगर बात करें तो 11 बताने, और रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक प्लेयर होते हैं दोस्तों, और ये होते हैं 15। कैची कप दोस्तों जैसे थॉमस कप, आपके सुबोर्तो कप, मॉडल कप, फीफा कप, डूरेंट कप, यूरो कप, ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं दोस्तों? फुटबॉल से। और विश्व में सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता वाला गेम कौन सा है दोस्तों? तो भी आप क्या बोलोगे? फुटबॉल। और मैच फिक्सिंग किस गेम में ज्यादा होती है? तब आपका पहला राइट होगा क्रिकेट। मैच फिक्सिंग की अगर बात आ जाए, जैसे एग्जांपल फॉर आईपीएल वगैरह हो गया, ठीक है ना? तो यहां का जो राइट उत्तर है दोस्तों वह है आपका बैडमिंटन। सुना होगा आपने, बैडमिंटन में 3 कप, सॉरी बैडमिंटन नहीं, आपके फुटबॉल। क्या होगा दोस्तों? फुटबॉल। बैडमिंटन के बारे में सुनना, एक तो थॉमस कप, एक उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया? भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? भारत के बैंकिंग क्षेत्र में, और बैंकिंग की जब भी बात आ जाए दोस्तों, हमेशा आरबीआई बैंक को पक्का याद रखना। आरबीआई बैंक का 1% तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? तो सीधा सा आपका उत्तर क्या रहेगा? सर मुंबई है। आरबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? सर आरबीआई बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1934 एक्ट के तहत अगले वर्ष 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना की जाती है। बैंकों का बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा दोस्तों, तत्काल भुगतान सेवा, इसका बिल्कुल राइट रहेगा दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में सारे विद्यार्थी इतना बताएं कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इसकी जो लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश में भी हम इसे टाइप करवाएं? क्या बता सकते हो दोस्तों? कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या है? गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? बहुत ही लाजवाब व शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब व शानदार क्वेश्चन है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया है 93 मीटर, 120 मीटर, 153 मीटर, 182 मीटर। तो ध्यान देना दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसका उद्घाटन कब किया गया था? 2019 में, 2018 में? सारे कमेंट करके बताना एक बार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है इसकी हाइट दोस्तों आपको ध्यान देनी है 182 मीटर, जो गुजरात के नर्मदा जिले के नर्मदा नदी के तट पर निर्मित है, पूर्णतः लोहे से निर्मित है। और एक प्रश्न याद रखना, भारत में लौह पुरुष की जो संज्ञा दी गई थी दोस्तों वह किसे दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लौह पुरुष कहा जाता है ना, ये सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा दोस्तों? महात्मा गांधी ने। कई बार यह प्रश्न आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट कहां पड़ता है? तो आप बताओगे अहमदाबाद। कहां पड़ता है दोस्तों? अहमदाबाद। और जो आपके प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति के, तो उनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपसे एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तो है 31 अक्टूबर को, और उसी दिन एक व्यक्ति की मृत्यु होती है जो देश की पहली प्रधानमंत्री रही थी। कमेंट करके बता दो इसका उत्तर क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया। भारत में सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान पूछ रहा है। तो भारत में सबसे ठंडा स्थान, जहां तक विद्यार्थी इसको गलत करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि विद्यार्थी ने पढ़ रखा है लेह लद्दाख, लेह लद्दाख सबसे ठंडा स्थान है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये लद्दाख का द्रास नाम का जो क्षेत्र है ना, ये सबसे ठंडा स्थान है। वहीं अपोजिट अगर बात की जाए तो भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है दोस्तों? तो जैसलमेर, राजस्थान। और कौन सा है? फटाफट से कमेंट करके बता दो। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले, मासिन राम। ये जगह आपसे बहुत बार एग्जाम में आती है। जैसे भारत के
किस राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो आप बोलते हो कि सर दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो का मालाबार तट से होता हुआ केरल से प्रवेश करता है। और किस सागर की यानी कि किस खाड़ी की आर्द्रता को ज्यादा ग्रहण करता है? बंगाल की खाड़ी की 65% आर्द्रता यानी कि जो नमी है वो वर्षा का रूप बंगाल की खाड़ी से उसको उठाया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक। अगर प्रश्न आ जाए कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब रहेगा अरस्तु। कौन रहेगा दोस्तों? अरस्तु। अगर प्रश्न आ जाए कि अर्थव्यवस्था का पिता या जनक किसे कहा जाता है, तब आपका जवाब रहेगा दोस्तों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अगर आपसे बोल दे कि हेरोडोटस, तो बोलोगे फादर ऑफ हिस्टोरी। और हिकेटियस की बात आ जाए तो भूगोल का पिता। लेकिन भूगोल को आपके सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द में पिरोने वाले व्यक्ति का जो नाम आता है उसे इरेटोस्थनीज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इरेटोस्थनीज। लेकिन यहां पूछा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के जो पिता है या लेखक है, वह आपको याद रखना है, हां, जॉन स्टुड मिल। जॉन स्टुड मिल। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। हां, लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग से निर्मित होता है दोस्तों? बताइए भाई। कुछ कुछ क्वेश्चन साइंस के भी मिलते रहेंगे दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट है। फेफड़ा, लाल ग्रंथि, जिगर या अग्नाशय? तो यहां का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों अग्नाशय, इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक यानी कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक जो गुलामगिरी लिखी गई दोस्तों, यह लिखी गई ज्योतिराव फुले। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे सत्य शोधक समाज के जो लेखक है ज्योतिराव फुले, बिल्कुल राइट उत्तर है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया है? छत्तीसगढ़ अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं बनाता? तो छत्तीसगढ़ जो सीमा है दोस्तों वह किस राज्य के साथ नहीं बनाता? तो यहां पे ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो ध्यान देना दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है वह अपनी सीमा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो आपका यहां राइट उत्तर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ सर पश्चिम बंगाल के साथ सीमा नहीं बनाता दोस्तों। ये थोड़ा सा ध्यान देना। और अगर आपसे कोई बोल दे कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई, तो आपका जवाब होगा 1 नवंबर 2000 को। किस राज्य से अलग हुआ था दोस्तों ये? तो आपका राइट उत्तर होगा मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ बनाया गया दोस्तों, तो उसी दिन से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा राज्य बन गया। हालांकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नहीं बनता तो आज देश का बड़ा राज्य होता मध्य प्रदेश। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा जो राज्य है 1 नवंबर 2000 से राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर की कुछ सिटी हैं जैसे व्हाइट सिटी उदयपुर और ब्लू सिटी जोधपुर, स्वर्ण सिटी किसे कहा जाता है? कमेंट कर दो दोस्तों। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा आपके पश्चिम बंगाल। आगे देखिए क्या दिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है दोस्तों वह गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी या चार मीनार? क्या है उत्तर? यानी कि भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। प्रश्न पूछेगा भारत का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, तब आपका राइट उत्तर होगा गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का प्रवेश द्वार। भारत का ऊंचे का मतलब भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? जो अकबर के द्वारा गुजरात अभियान विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी आगरा के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है, जिसे हम बुलंद दरवाजे के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। बुलंद दरवाजा इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर विद्रोह पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गदर विद्रोह पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? भाई परमानंद, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, बाबा गुरुमुख। तो यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गदर पार्टी है, सैन फ्रांसिस्को सिटी के अंदर 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। और इसके जो संस्थापक है दोस्तों
लाला हरदयाल शर्मा, लाला हरदयाल शर्मा, ये आपको ध्यान देना है। और अगले ही वर्ष यानी कि 1914 से क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। और आपने सुना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में भारत लौटे थे दोस्तों। यही पर्सन आपसे बोल दिया जाए कि जो होम रूल की स्थापना है वो किस वर्ष की गई, तो आपका जवाब रहेगा 1916। लेकिन पर्सन में गदर पार्टी, होम रूल की स्थापना 1916 में एनी बिसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे क्षेत्र में संभाला और एनी बिसेंट ने मद्रास क्षेत्र में। और भी एक्स्ट्रा बातें बता सकता हूं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत हैं, जो बातें मैं आपको लिखूंगा बोर्ड पे वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको पुट अप कर दूंगा। अधिक क्वेश्चन, जितने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे जीएस जीके में, उतने ही नंबर आप ज्यादा गेन करोगे दोस्तों, ये मेरा दावा है दोस्तों। आप मेरे साथ जुड़े, एक चाणक्य विद्यापीठ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एक चाणक्य विद्यापीठ हमारे यूट्यूब परिवार को अपना परिवार मान के सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए। मेरा बस 2023 का एक ही लक्ष्य है दोस्तों, सेवा हमारी सहयोग आपका, सेवा हमारी सहयोग आपका दोस्तों। अब वो सहयोग आप किस प्रकार करते हो, डेली लाइव सेशन में जुड़ते हो या सेशन को शेयर करते हो। अगर आपको क्लासें बढ़िया लगती हो तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इसने क्या पूछ लिया कि जलियांवाले बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब बैसाखी त्योहार के दिन ऑर्डनर जायल के निर्देश पर गोलीबारी स्टार्ट करवा दी, और जिससे बैसाखी के दिन बताया जाता है कि यहां 2000 लोग उपस्थित थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो हंटर कमेटी आई दोस्तों, हंटर कमेटी बोलती है कि 317 लोग ही इसमें मारे गए थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय की जांच के अनुसार देखा गया, उन्होंने बताया कि 500 से अधिक लोग मारे गए और 1500 से अधिक लोग क्या हो गए थे, घायल। ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश जो इसका काउंसिल हॉल है, तो लंदन में जनरल डायर को तलवार देके भेंट किया और पंजाब का शेर की उपाधि इसको दी गई दोस्तों। वैसे पंजाब का शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को, लेकिन उधम सिंह, सैल्यूट है इन भाई साहब, इन नौजवान स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति को उधम सिंह ने उनके घर यानी कि लंदन जाकर 1940 में जनरल डायर की गोली मार के हत्या कर दी दोस्तों। समझ रहे हो, इसे कहते हैं बदला। टाइम आने पे बदला लिया। और आप क्या करते हो, बस कुछ लोग आपको कोई बात बोल दे तुरंत ही गुस्सा हो जाना, मैं फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और पता चले भाई कुछ नहीं होता बाद में, साहब गलती हो गई थी साहब, बस छो में यानी कि मुझे गुस्सा आ गया, बस ऐसे कर दिया। भाई टाइम का चुप रह के, यानी कि चुप रह के, चाणक्य को जानते हो, चाणक्य चुप रह के घनानंद का अंत करवा दिया। घनानंद घमंड बहुत था उसके पास, तो घनानंद का अंत करवाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मगध से उठा के लाया था, सारी रणनीति सिखाई, योद्धा कैसे होता है, राजा कैसे होता है, अब राजा के नीचे सैनिक कार्य किस प्रकार करते हैं, सारी चाणक्य की नीति से चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य खड़ा किया दोस्तों। अब देख लो, सिकंदर लोदी का सेल्यूकस निकेटर भी हाथ जोड़ गया और अपनी बेटी चंद्रगुप्त मौर्य को दे गया। ये सारी बातें हम डिस्कस करें जब हिस्ट्री के सेशन या हिस्ट्री के क्वेश्चन को पुटअप किया जाएगा। तो यहां का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह आपके उधम सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों, उधम सिंह। तो प्रश्न क्या दिया गया है कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड जाकर जनरल डायर को गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, उधम सिंह है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या दिया गया। म्यांमार वर्ष में भारत में अलग हुआ। म्यांमार जो राज्य है दोस्तों, जिसकी वर्तमान में जो राजधानी है नापिता। म्यांमार का प्राचीन नाम रहता है वर्मा,
जिसकी राजधानी, जिसे हम कुछ समय पहले पढ़ते थे, रंगून। बहादुर शाह जफर जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था 1857 की क्रांति, जिसे अंतिम मुगल साम्राज्य का शासक कहा जाता है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह तृतीय। मेरे पिया गए हैं रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तेरी याद सताती है। यानी कि जो ये गाना हम सुनते हैं दोस्तों, ये जो गीत सुनते हैं, इस प्रकार की शायरियां, बहुत शायरियां करता था दोस्तों, बहुत शायरी। हमारे परवीन सुधार सर है, वो अक्सर शायरियां करते हैं क्लास में, तो कभी मौका मिले तो जरूर सुनना। और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो बच्चे आर्मी एमईएस की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो 2000 सुनहरा मौका है उनके लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ध्यान देना। तो वर्मा वर्ष में भारत में अलग हुआ था दोस्तों, तो आपका राइट उत्तर होगा आपके 1937 में ये अलग हुआ। जबकि बांग्लादेश भारत यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान से आजाद करवाया गया सन 1971 में। पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ दोस्तों सन 1947 में दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिए गए। रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन है दोस्तों? रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एम राधा कृष्ण या अरविंदो घोष? तो रिलीजन ऑफ मैन के जो लेखक है दोस्तों वह रविंद्रनाथ टैगोर है या एस राधा कृष्ण है, अरविंदो घोष है? फटाफट कमेंट करें भाई, इतने मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों। बताइए भाई फटाफट से। कहां छोड़ दिया लैपटॉप, टेक्निकल भी पता नहीं कहां चला जाता है। हाँ, रिलीजन ऑफ मैन के लेखक, जिसने गीतांजलि, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, ये सारी किसकी आती है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को ही सन 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। मीर जाफर को किस वर्ष बंगाल के नवाब के रूप में बनाया गया? और आपने पढ़ा होगा दोस्तों मीर जाफर कब, जब बैटल ऑफ बक्सर की बात की जाती है 1764 दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा 1764। 1757 का कई बार रहता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है दोस्तों, सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव वहां का पहला बंगाल का गवर्नर बन जाता है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। जबकि प्रश्न आ जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग, आपको याद रखना है। जबकि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको ध्यान देना है विलियम बेंटिंग। जबकि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आपका जवाब रहेगा लॉर्ड कैनिंग। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, जिसे हम वायसराय के रूप में भी बोल सकते हैं? सी राजगोपालाचारी, जो अंतिम भी यही रहता है दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। भारत में पहली हेली टैक्सी सेवा कहां शुरू की गई दोस्तों? भारत में जो पहली हेली टैक्सी दोस्तों ये शुरू की गई आपके बेंगलुरु एयरपोर्ट दोस्तों, बेंगलुरु एयरपोर्ट। आपको ध्यान सुनना, यहां बेंगलुरु एयरपोर्ट में एक याद रखना दोस्तों, कई बार एयरपोर्ट से प्रश्न बने तो बताना कि वर्तमान में जो एयरपोर्ट की संख्या ज्यादा है वो केरल में, आने वाले फ्यूचर में जो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट होंगे वह उत्तर प्रदेश में होंगे दोस्तों। एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट की अगर बात आती है, अगर एरिया को देखा जाए तो आपके अहमदाबाद में, सॉरी हैदराबाद में आपके राजीव गांधी का। लेकिन पब्लिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बिजी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत के अंदर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। आपको ध्यान देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। हाँ, ये दोबारा क्वेश्चन को पूछ लिया, टेक्निकल क्या कर रही थी पता नहीं। हाँ, इसको छोड़ो एक मिनट, आप आगे देखिए। अक्टूबर 1962 में घोषित पहला राष्ट्रीय आपातकाल चला, यानी कि ये कह रहा है कि 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था चीन और भारत युद्ध के दौरान, या बोल सकते हो भाई आक्रमण के दौरान ये लगा था दोस्तों। और ये कहता है ये किस वर्ष तक चला था दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये जो आपातकाल चला था ये सन
68 तक चला था। और किसके शासन काल में ये लगाया जा रहा है? तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लगाया जा रहा है। और एक बात बता दो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तब आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुके हैं? तो आप बोलोगे सर 3 बार लग चुके हैं। 1962 में लग गया, 1971 में लग गया और 1975 में। और 75 का एकमात्र जो आंतरिक अशांति के दौरान लगाया गया। और आज आंतरिक अशांति के शब्द की जगह क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल के मंत्रियों के द्वारा लेटर के बिना, लिखित के बिना राष्ट्रपति उसको घोषणा या लागू नहीं कर सकता दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 352 के तहत ये सारी प्रोसेसिंग है। पॉलिटिकल के क्वेश्चन और आएंगे तब और डेप्थ में चलेंगे दोस्तों। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है दोस्तों? क्या दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? नहीं था। कौन सा राज्य आता था दोस्तों? तो यहां पे जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, था पहले। तो आपका जवाब यहां क्या रहेगा मेरे भाई? तो आपका जवाब रहेगा जम्मू एंड कश्मीर। और आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर को तोड़कर 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के 2 यूटी क्षेत्र में इसको बदल दिया गया दोस्तों। आज वर्तमान में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आप बताओगे लद्दाख 59,146 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर आपसे बोल दिया कि जाए कि वर्तमान में सबसे छोटा यूटी क्षेत्र कौन सा है, तब आपका जवाब रहेगा दोस्तों लक्षद्वीप, मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्तमान में यूटी क्षेत्रों की अगर संख्या देखी जाए तो दोस्तों आपका 8 उत्तर रहता है, क्योंकि जो यूटी क्षेत्र है, यूनियन टेरिटरीज, ये कुछ समय पहले 7 थे, 9 हो गए और 9 से दमन व दीप दादरा नगर हवेली का विलय कर दिया, उनको 1 कर दिया गया दोस्तों। इसी के कारण आज जो आपके यूनियन टेरिटरीज की संख्या अगर देखी जाए तो ये कुल 8 संख्या है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? किस भारतीय खिलाड़ी को आधिकारिक तौर पर असम के राजदूत के रूप में नामांकित किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। आपने एक धावक का नाम सुना होगा 400 मीटर, मिल्खा सिंह, जिसे किसकी उपाधि दी गई दोस्तों? फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई। अलग अलग व्यक्ति, ये धावक, ये एथलेटिक्स को ही कुछ ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है या राजदूत बना दिया जाता है। किसके लिए दोस्तों? उस चीज की मार्केटिंग के लिए ये जरूरी है दोस्तों। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं आपके असम में हिमा दास की बात कर रहा हूं। किसकी भैया? असम में हिमा दास की, जिसे असम के द्वारा असम में चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम है डिग एक्सप्रेस। और डिग एक्सप्रेस जिस प्रकार दौड़ती है उसी प्रकार हिमा दास की तुलना करके हिमा दास को एक उपनाम की संज्ञा दी गई, यानी कि डिग एक्सप्रेस, ठीक ना। तो किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे हिमा दास को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? रोहतास गढ़ किले का निर्माण किस सम्राट के द्वारा करवाया गया? ठीक है ना। तो रोहतास गढ़ किले का निर्माण किस सम्राट के द्वारा करवाया गया दोस्तों? हुमायूं के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, अकबर के द्वारा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में मेरिट बनाते हैं दोस्तों। प्रश्न को कभी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हल्के प्रश्न ही जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो रोहतासगढ़ के जो किले का निर्माण करवाया था दोस्तों, ये मुगल साम्राज्य के समय शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो आपको ध्यान देना, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि शेरशाह सूरी ने सूर वंश की नींव रखी। और बताते हुमायूं उस टाइम मुगल साम्राज्य का शासक था। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा, जिसे हम चौसा का युद्ध बोलते हैं, जिसमें हुमायूं हार जाता है। अगले ही वर्ष 1540 में हुमायूं और शेरशाह की फिर से क्या होती है दोस्तों? लड़ाई होती है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है दोबारा से और मुगल साम्राज्य का
कुछ समय के लिए पतन हो जाता है और सूर साम्राज्य या सूर वंश की नींव रखने वाले संस्थापक या शासक का नाम शेरशाह सूरी। और इस शेरशाह सूरी ने ही भारत में सबसे पहले सड़क निर्माण करवाया और भारत में रुपा मुद्रा या रुपए का जो प्रचलन है दोस्तों, ये शेरशाह सूरी को ही श्रेय जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आपका जवाब रहेगा दोस्तों सासाराम, बिहार आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत नेपाल, अच्छा प्रश्न है, भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना में किस राज्य में सड़क की अधिकतम लंबाई है? सड़क की अधिकतम लंबाई है दोस्तों, देखो भारत और नेपाल के मध्य जो सड़क सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश इनमें ही रहती है। और सबसे ज्यादा जो लंबाई है लगभग 640 किलोमीटर की लंबाई, ये उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई है, ना कि बिहार की, क्योंकि बिहार की लंबाई 380 किलोमीटर है। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वह आपका उत्तर प्रदेश। एक बात याद रखना दोस्तों ध्यान से, अगर प्रश्न आ जाए भारत और नेपाल के बीच का जो काला पानी विवाद है वो किस नदी को लेकर है, तो हम बोलते हैं ना काली नदी को। तो काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो राइट उत्तर आता है भारत और नेपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अक्सर आपने पढ़ा है कि सर उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। और इस नवाबों के शहर में आपके जो 1857 की क्रांति या विद्रोह का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा, एक महिला के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। लखनऊ, अगर प्रश्न आ जाए कि सर लखनऊ में क्या विशेष बात है, आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र तो कानपुर है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे तो कोयंबटूर, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र पूछे तो लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है दोस्तों, कहां पे? गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है, ध्यान देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों ये कहां पर होती है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है दोस्तों, भारत क्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ये आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ये मेघालय की गारो खासी नामक चोटियों के वहां मासिन राम के स्थान पे सर्वाधिक आर्द्रता को जन्म देती है, यानी कि सर्वाधिक गीला या सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह मासिन राम है। इससे पूर्व जो स्थान होता था सन 2020 से, तो वह आपका चेरापूंजी। तो अब ये प्लेस किसने ले रखा है दोस्तों? मासिन राम इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा दोस्तों। एक छोटी सी बात बोलता हूं, अगर प्रश्न आ जाए कि सर मानसून कितने प्रकार के होते हैं, मानसून 3 प्रकार के होते हैं, भारत की बात कर रहा हूं। एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्मकालीन के दौरान चलता है, एक होता है आपके शीतकालीन मानसून जो आपके उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है, आपके लौटता हुआ मानसून जब सर्द ऋतु आती है। एक होता है आपके जनवरी दिसंबर के माह में जो चलता है उसे पश्चिमी विक्षोभ या मावट के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरी बात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? भारत का सबसे ऊंचा, प्रश्न अच्छा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे ऊंचा एयरपोर्ट की बात करें, अब आप बोलोगे सर सबसे ऊंचा जो स्थान है ना वहीं एयरपोर्ट होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो आप बोलते हो लद्दाख मरुस्थल। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप बोलोगे लद्दाख। आपको ध्यान देना है। भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तब आपको ध्यान देना है थार रेगिस्तान का मरुस्थल जो अधिकांशतः भाग राजस्थान में फैला हुआ है दोस्तों। यहां प्रश्न क्या बोला है कि भारत का सबसे ऊंचा जो राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों वह कौन सा है? आपके लेह लद्दाख। आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, भारत के सबसे लंबे समुद्र तट का नाम बताइए। अब भारत के सबसे लंबे समुद्र तट का नाम बताइए। बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। ये 5000 की सीरीज को अपन को नैया पार लगानी है और ये 5000 जब क्वेश्चन आप कर लोगे, जब पेपर में बैठोगे दोस्तों, मैं आपसे दावा करता हूं 101% का
पढ़े हुए क्वेश्चन ही आपको बिल्कुल डिट्टो आपको मिलेंगे। जैसे प्रश्न होगा कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य का नाम बताइए, या भारत का कौन सा राज्य समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तब यहां बिल्कुल राइट उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात। क्या होगा दोस्तों? गुजरात बिल्कुल राइट उत्तर होगा दोस्तों इसका। तो यहां पे मैं उत्तर करता हूं दोस्तों, आपके राज्य नहीं पूछा इसने, तट पूछा दोस्तों। क्या पूछा है? तट पूछा है। तो तट में आपको याद रखना है चेन्नई का मेरियाना तट आपको ध्यान देना है, मद्रास आपको ध्यान रखना है। राज्य पूछे तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न को जिस प्रकार मैंने अधूरा पढ़ा, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। अगर गलती करोगे तो पेपर में नंबर कटेंगे, नंबर कटेंगे तो मेरिट में हम बहुत नीचे आ जाएंगे। क्योंकि आज का ट्रेंड क्या चला हुआ है दोस्तों? कंपटीशन। कंपटीशन इज ए हार्ड वर्क दोस्तों, समझ रहे हो ना? कंपटीशन कोई इजी काम नहीं है कि गए पेपर दिया है और घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ गया। नहीं भाई साहब, बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, बहुत लड़ाई। परीक्षा सेंटर में जब हम दूसरे से पूछते ना कि भाई बता दे, बोलता है भाई क्यों बता दूं भाई? अगर बता भी देगा तो दोस्तों आपको गलत बताएगा। तो अभी से कहता हूं, अभी से नींव को मजबूत करो और एग्जाम में पेपर को फोड़ डालो दोस्तों। जो सपने आपने और आपके माता पिता ने देखे दोस्तों, अब उनको पूरा करने का समय आ गया दोस्तों। बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं। तो ध्यान देना दोस्तों। और इस सभी के मटेरियल को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक, हमारे एप्लीकेशन का लिंक और हमारा हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। ये पूरा मटेरियल आपको मिलेगा और जो ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं वो भी आपको पूरी मिलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों, अच्छे से करना। भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम बताइए दोस्तों। फटाफट कमेंट करें, भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम बताइए। भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है उसका नाम आपको बताना है दोस्तों। लगा डालो प्रश्न को, बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार व लाजवाब क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंची इमारत हाँ कौन सी है? यह भी प्रश्न आप मुझे लगता है कि गलत ही करोगे, क्योंकि आप जल्दबाजी बहुत करते हो, पढ़ते कम हो दोस्तों। बताइए भाई फटाफट से। देखो इसने क्या बोला है दोस्तों कि भारत की जो सबसे ऊंची मीनार की बात की जाए, यानी कि मीनार इमारत की बात की जाए, तो याद रखना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई आपके कुतुब मीनार मत कर देना दोस्तों। ऐसी गलती करते ही एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। तो यहां पे जो राइट उत्तर है दोस्तों वह आपको देना है हाँ पालिस रोयाले। पालिस रोयाले नाम की एक इमारत है और ये इमारत आपके जो हाइट है दोस्तों ये 320 मीटर इसकी हाइट है, जो महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहां दोस्तों? महाराष्ट्र में है दोस्तों। ये कहां पे है? महाराष्ट्र। इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या दिया गया। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे लोकेट है? गुवाहाटी जो शहर है दोस्तों ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तिस्ता के किनारे, ब्रह्मपुत्र के किनारे, हुगली के किनारे और सोन के किनारे। ध्यान देना दोस्तों, कलकत्ता जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की वह हुगली नदी के किनारे है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। गोदावरी जो नदी है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किसी भी नदी के किनारे नहीं है, एक याद रखना। जबकि महाराष्ट्र का पॉपुलर जो सिटी है नासिक, तो नासिक गोदावरी के किनारे है। लेकिन गुवाहाटी शहर आपको ध्यान देना है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है दोस्तों। कहां पे? ब्रह्मपुत्र इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन संख्या आपके बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि नासिक किस नदी के तट पे बसा हुआ है? जस्ट अभी हमने इसका डिस्कस किया था और प्रश्न आ गया। नासिक जो शहर है दोस्तों ये गोदावरी के किनारे है। और एक बात बोलता हूं आपको कि भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन नासिक महाराष्ट्र। ध्यान देना दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जो प्याज मंडी है वो भी कौन से याद रखना आपको? नासिक। ध्यान देना है। अगर आपसे बोल दे कि भारत में सबसे ज्यादा अंगूर का उत्पादन कहां किया जाता है, तो महाराष्ट्र के नासिक इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दोस्त। और अगर बात की जाए कि गोदावरी के बारे में, गोदावरी को ध्यान देना, दक्षिण भारत की गंगा नहीं कहते, दक्षिणी गंगा कहते हैं। जबकि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी, 6500
1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, ध्यान देखना। आगे देखिए क्या दिया गया, भारत का सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा स्कूल है दोस्तों, वह ध्यान देना आपको, भारत का जो सबसे बड़ा स्कूल है दोस्तों, हाँ, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल बेंगलोर में, हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड नई दिल्ली, सिटी में, हाँ, मेंटोरी स्कूल लखनऊ में, और भारतीय विद्या भवन कोलकाता। क्योंकि ये स्कूल में स्टूडेंट की जो संख्या देखी जाए तो दोस्तों 7,000 से अधिक, यानी कि 7,000 व्यक्ति एक दिन में यहां पढ़ के जाते हैं। और ये स्कूल का जो नाम है वो ध्यान देना, लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ दोस्तों। अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब और धांसू प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न फूटना चाहिए दोस्तों, फिर बाद में ये मत बोलना कि सर बताया नहीं आपने। तो यानी कि किस संविधान संशोधन को मिनी यानी कि संविधान के नाम से जाना जाता है, तो यहां पे राइट उत्तर होगा 36वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन और आपके 56वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों, वह आपको ध्यान देना, आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में। इसमें विशेष बात क्या है कि भारतीय संविधान में बदलाव किया गया और कुछ बातों को जोड़ा गया, और इतनी बातें या इतना प्रावधान या इतने कानून जोड़ दिए, ऐसे लगता है एक छोटा सा कानून का जन्म, यानी कि छोटे से कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हो गया। इसलिए इसे कहा जाता है लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, भारतीय लघु संविधान इसे कहा जाता है। जबकि एक शब्द आपने सुना होगा, लघु संसद क्या है, पुलिसमैन क्या है। लघु संसद किसे बोलते हैं और पुलिसमैन किसे बोलते हैं, सारे विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई आप जरूर करोगे। दो बातें सुना मेरी बात। इसने क्या बोला है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ, और कितने शब्द जोड़े, 3 शब्द। एक तो ये बात याद रखना, और दूसरी बात, संविधान संशोधन 1942 के तहत पूर्व सोवियत संघ रूस से भारतीय जनता के लिए हमने मोरल ड्यूटी, यानी कि जो हमारे मूल कर्तव्य, वो संविधान में जोड़े गए। और कितने जोड़े गए दोस्तों, 10 जोड़े गए। लेकिन आज वर्तमान में जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनकी संख्या आपके 11 है दोस्तों। कितनी, 11। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है ना, ये आपको ध्यान देना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लेके आए थे, और कहां से लेके आए थे, वही रूस। तो राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन संख्या देख लेना 42वां। लोधी वंश के संस्थापक कौन है। लोधी वंश के बारे में तो सुना होगा दोस्तों कि मुगल साम्राज्य से पहले जो दिल्ली का जो शासन होता था, उसे हम कहते थे दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते थे। दिल्ली सल्तनत काल में काफी वंशों ने राज किया है, जैसे गुलाम वंश हो गया, आपके खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। यानी कि मेजरली 5 वंशों ने राज किया है। कोई बीच में छोटा मोटा वंश आ जाए उसको इग्नोर करो, मुख्यतः 5 वंश आपको ध्यान देने, जैसे बलवन वन आ जाएगा। तो बहुत सारे वंश है दोस्तों। लोधी वंश की जो नींव रखी जाती है दोस्तों, ये 1414 से लेकर आपके 1451 तक चला था आपके सैयद वंश, और 1451 से लेकर आपके 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध तक चलता है आपके लोधी वंश। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था, जिसे इब्राहिम लोधी के नाम से जाना जाता है, इब्राहिम लोधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या रहेगा, तो आपका राइट उत्तर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। तो आप बताओगे कि सर इसका जो राइट उत्तर है वह बहलोल लोधी इसका बिल्कुल राइट उत्तर है दोस्तों। इसी प्रकार से तैयारी रखोगे दोस्तों, तो भैया वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक ना। लहरों के डर से कभी नौका पार नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। सुना होगा आपने कई बार भाई साहब। तो ये मोटिवेशन आप सुनते रहा करो, बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कोई मोटिवेशन मुझे बताता है। जरूरी है दोस्तों, यानी कि मोटिवेशन मिलना जरूरी है दूसरे का, यानी कि जब तक ज्ञान ना मिले तब तक अपना ज्ञान अधूरा रहता है, और जब तक हम दूसरे को अपना ज्ञान ना दे दें तब भी हमारा ज्ञान क्या रहता है दोस्तों, अधूरा रहता है। कभी ये मत समझना कि जो मुझे आता है मैं दूसरे को बता दूंगा तो मेरे ज्ञान में कमी आ जाएगी दोस्तों, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी दोस्तों। क्या होगी, वृद्धि। तो मेरी बातों को अच्छे से समझे दोस्तों। इसी प्रकार सेशन को आप डेली
हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप हर एक सेशन को शेयर करें दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। अशोक के कौन से शिलालेख कलिंग युद्ध का स्रोत ज्ञान है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर लगाइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है, अशोक के शिलालेख जो है दोस्तों वो आपको देना है। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया जाता है दोस्तों, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चावल की खेती के लिए आर्द्र तापमान कितना है। चावल की खेती के लिए यानी कि जो तापमान है वो 21 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और चावल की खेती दोस्तों कहां होती है सर्वाधिक, तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या बन जाएगा, राइट उत्तर बनेगा सर पश्चिम बंगाल में इसका राइट उत्तर है। चावल के लिए राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है वह कहां पड़ता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। चावल एक खरीफ की फसल है और भारत में जो सर्वाधिक बोया जाता है उसका भी नाम क्या है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। चावल आपका इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।